अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन खूबसूरत सुबह के साथ में रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हाफिज़ नजम मुस्ताकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे और अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें। क्रिकेट वाले हो जाएं तैयार, जिनको क्रिकेट का है ज़ौक़ और शौक़, वो आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे। अभी तक वो देख रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस और अब फाइनली पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर HD पर बराह रास्त आप लोग देख सकेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप को, जो मेला शुरू होने वाला है आज 5 अक्टूबर से और ये जारी रहेगा 19 नवंबर तक। और इस इवेंट में पहला तकरीबन मैच 10 जो है वो टीमें 6 अक्टूबर को खेला जाएगा पाकिस्तान का जो है, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो है वो बाकी मैचेस भी होंगे। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है इसके लिए कि किस तरीके से मुकाबले होंगे और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी किस तरह से होगी, तो उसके लिए तमाम लोग दुआ गो भी हैं। और स्पेशली ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस जो है वो सब के लिए बड़ी ही आई होप कि मुतासिर कुन हो, और वो जो ग्रीन शर्ट्स के लिए हमारा जज्बा है वो उसी तरीके से कायम और दायम रहे। डेफिनेटली जी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में खेला जाएगा और मैच दिन 1:30 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया भी जाएगा। दोनों टीमें गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं, जिसमें इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर ओवर में फतह हासिल की थी और दोनों टीमें के दरमियान कामयाबी अब तक 95 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं और दोनों ने ही 44-44 जीते हैं। सो अभी तक इक्वली काम चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि आज का मैच क्या दिखाएगा। लेकिन कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच होगा, जो पाकिस्तान का पहला मैच होगा इस इवेंट का, और फिर उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका के साथ एंड देन 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया के बराबर मध्य मुकाबले खेलेगा। 14 तारीख वाला मुकाबला जो है वो बड़ा सनसनीखेज होगा और इसी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में किसी का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा स्पेशली भारत की सरजमीन पर खेला जा रहा है, तो उसके लिए सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी ही मेरे ख्याल से अफसोसनाक सी चीज़ है, वो ये है कि जितने भी मीडिया पर्सनस हैं या फिर जो शायकीन हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जा रहे, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा भारत की तरफ से। वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि जितने भी सहाफ़ी बरादरी है या फिर शायकीन है, उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए हैदराबाद में होटल्स भी बुक करवा ली, बाकी इंतजाम की भी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन वीज़ा की प्रोविजन नहीं हो रही थी। हाँ, वो बड़ा मसला है। हर दरमी उसी तरीके से बरकरार है। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलिक खुरम शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मलिक साहब बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आज से ऑनवर्ड खेला जा रहा है और पहला मैच ज़रा कुछ इस टीम को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी टीम को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मैच जो खेलने जा रही है आज, उस हवाले से क्या कहेंगे और फिर आगे कल पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बस जी देखें, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। वर्ल्ड कप इज़ अबाउट टू बिगिन। चंद घंटे रह गए हैं और वेल बैलेंस साइड हैं दोनों। आपको पता है कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनलिस्ट टीमें थी, जिसमें इंग्लैंड ने बड़ा डल बैटिंग के बाद जाके सुपर ओवर में मैच विन किया था और वेल बैलेंस साइड्स हैं। अब अगर आप इंग्लैंड की साइड की तरफ देखें तो जो उनके कप्तान है जोस बटलर जो हैं, वो बड़े इनफॉर्म बैट्समैन हैं। फिर जो है रूट्स हैं, बेन स्टोक्स जिन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर मार्क वुड हैं, क्रिस वॉक्स हैं, डेविड मिलान है। फिर इनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अहमदाबाद स्टेडियम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी भी 1,32,000 की है। और दूसरा ये है कि स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होगा। जैसे आदिल रशीद हैं, वहाँ पे मोइन अली बहुत अच्छी स्पिन करते हैं। और फिर अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं तो न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त साइड है, वेल बैलेंस साइड है। उनके अंदर भी आप देखें तो क्या उनके जो कैप्टन हैं केन विलियमसन, जिन्होंने कम बैक किया है इंजरी के बाद, आपको पता है। फिर बुलेट बहुत अच्छे हैं, लेथम है, रविंद्रा, हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने ओपन भी की थी, अच्छे रन्स भी किए थे, हालांकि लेट आउटर में आते हैं। फिर टीम सऊदी हैं, सऊदी बहुत अच्छे हैं। जिमी नेशम बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। फिर ड्रेलर मिचेल से बहुत इनकी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा खुरम, अपनी टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बेहतर परफॉर्म कर सकें पहले ही मैच में और अपना सिक्का मनवा सकें? देखें, पहले तो मैं इन दोनों टीम्स के हवाले से भी एक बात बताना चाहूँ कि ये दोनों जो टीमें हैं बड़े ही एग्रेसिव स्टार्टर हैं, ठीक है। इनके जो टॉप ऑर्डर हैं आते के साथ ही बड़े ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और ओपोनेंट पे फौरन प्रेशर क्रिएट करते हैं। और देखिए, हिकमत अमली के हवाले से आपने भी रिसेंटली जितने मैचेस हुए, वार्म अप मैचेस में देखे हैं कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है कि मोस्टली मैचेस में आपके ऑलराइट। अच्छा मलिक साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको बॉलिंग से? जिस तरीके से कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉलिंग लैग कर रही है, तो आपको लगता है कि वो बैटिंग पिच की वजह से बॉलिंग लैग कर रही थी या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं उसमें?
नहीं देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर थे, अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह इंजर्ड हो गए बिफोर द वर्ल्ड कप। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और उसके बाद एक आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ था फास्ट बॉलर्स का। नसीम शाह जिस तरह से आके प्रेशर क्रिएट करते थे और उसका एडवांटेज मिलता था शहनशाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को। और वो जो एक प्रेशर था वो इस वक्त खत्म हो गया है। जिस तरह से आपने पिछले वार्म अप मैचेस में देखा कि हमारे फास्ट बॉलर, हालांकि देखिए उनको रिप्लेस किया हसन अली ने, हसन अली की उस तरह से लाइन और लेंथ रही। फिर हारिस रऊफ से सेकंड आपके टॉप बॉलर है, पर वो भी अनफॉर्चुनेटली बिट एक्सपेंसिव रहे। 97 रन दिए 9 ओवर में। जो उनका इकोनॉमी रेट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है 9+ के हिसाब से। और सेकेंडली आप देखें कि पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त है। अकेले देखें शहनशाह अफरीदी भी उस तरह से रिदम में नहीं है जिस तरह से शहनशाह अफरीदी इज नॉन फॉर। और फिर आपके जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स का बहुत क्रूशल रोल होगा। शादाब हैं, शादाब को अपनी परफॉर्मेंस बहुत इसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, स्पेशली बॉलिंग के हवाले से। फिर दूसरा ये है कि नवाज, हालांकि पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन मिला है उसामा मीर की सूरत में, उसामा मीर को इनको यूटिलाइज करना चाहिए मैचेस में। चलिए, वी होप कि कल का मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत मैच साबित हो और पाकिस्तानी जितनी भी शायकीन हैं या जितनी भी टीम्स हैं वो तमाम तर खुशी से जो है वो इस मैच को एंजॉय कर सकें। अच्छा खुर्रम, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत जो है वो इस ICC वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रहा है और साथ साथ उसकी हटदर्मी भी पाकिस्तान के लिए जारी है कि ना तो सहाफ़ियों को वीज़ा प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ना ही शायकीन को। तो ये क्या वजूहात हैं इसकी, और दूसरी तरफ इसका काउंटर किस तरीके से किया जा सकता है? हाँ देखिए, इसके अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और दूसरे तरफ बॉर्डर पार जो है इंडियन गवर्नमेंट को, दोनों को बैठ के इसके हवाले से डिस्कस करना पड़ेगा। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को, स्पेशली देखें PCB और BCCI को इसके हवाले से डिस्कस कर। देखिए क्रिकेट है, वर्ल्ड कप आपको पता है कि 4 साल के बाद आता है और इसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। हालांकि देखें पाकिस्तान और इंडिया के जो हाई वोल्टेज मैच है अहमदाबाद के अंदर ही है, उस तरह से वीजेज जो इशू नहीं हुए हैं, पाकिस्तान पे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हालांकि आप देखें कि एक्स चेयरमैन जो थे रमीज हसन राजा, उनको भी काफी डिले हुआ है उनके वीजेज में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वाकई नंबर ऑफ जो है पाकिस्तानी जाना चाह रहे हैं, उनको इवन जो मुस्लिम भी हैं पाकिस्तानी के अलावा दूसरी टीमों को जो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनको भी काफी वीजा के इशू आ रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब के लिए। एंड वी होप कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे SIFC स्पेशल कमेटी जो बनाई गई है, कौमी एपेक्स कमेटी, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के, जिसमें बिजनेस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं। और उन सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि मुल्की ख़जाने को नुकसान से बचाने के लिए हमें जो निजकारी का अमल है पाकिस्तान के कौमी इदारों का, उनको तेज़ करना होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज़ डिस्कस की है कि यहाँ पर जो गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद मौजूद हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनके लिए 1 नवंबर जो है वो लास्ट डेडलाइन दी गई है कि जितने भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनको यहाँ से वापस भेजने के लिए तमाम इकदाम जो हैं 1 नवंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके ऊपर डिटेल हमारे पास एक पैकेज भी है जिसकी तफसील हमें दे रहे हैं शाहरुख शफी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, चारों निगरान सूबाई वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास को अब तक के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास ने इस्लाहती अमल में तातुल और शदीद खसारे वाले इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया और अवामी मुफाद और मुल्की खजाने को नुकसान से बचाने के लिए इन कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तफाक किया। कमेटी ने सरमायाकारी के मुकामी और बैन अक़वामी इदारों के साथ तयशुदा अहदाफ के हसूल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वजारतों को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को मरकजी हैसियत देते हुए ऐसे इक़दामात जारी रखकर मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। इजलास में आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन के अज़म का अदा किया। इजलास से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग में निगरान वफाकी वज़रा ने बताया कि मुल्की मुआइशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात के असरात नुमायां हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टैक्स जो इवेट करके लोग डॉलर बना रहे थे, जो पैसा जो है यहाँ से
पैसा बाहर भेज रहे थे हुंडी हवाले के थ्रू, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। ये करेंसी जो है उसकी ये सारी ड्राइव, ये 160 से जो 330 रुपए तक गया, ये इंटरबैंक की वजह से नहीं गया, हवाले की मार्केट के थ्रू उसको ड्राइव किया जा रहा था। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान का 14 साल बाद GCC से आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा एक बड़ी कामयाबी है। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ने इसमें अहम किरदार अदा किया। 2009 से GCC का ये जो फोरम बना था जिसमें 6 ममालिक हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, और उन्होंने 14 साल के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ, जो पहला मुल्क है उसके साथ किया है। ये पहला FTA है जो 14 साल बाद GCC ने किसी मुल्क के साथ किया। अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड था उसका सही कानून बना दिया। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इजलास में डिस्कोज की मैनेजमेंट निजी शोबे के स्पुर्द करने का भी फैसला किया गया है। काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस हुआ है और फाइनल पे डिसीजन ये है कि हम इसको लॉन्ग टर्म कंसेशन पे प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करेंगे। गैस की लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, और लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को, फर्टिलाइज़र सबको कम हो जाती है। तो 2 LNG के कार्गो हमने दिसंबर के लिए फाइनलाइज किए, तो इंशाल्लाह दिसंबर का जो गैस का मसला था काफ़ी हद तक इंडस्ट्री वगैरह का, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अफगान सरहद चमन बाब दोस्ती पर अफगान हदूद से फायरिंग में मासूम शहरियों की शहादत के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने और ये एपेक्स कमेटी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, तो वहीं पर नेशनल एक्शन प्लान भी डिस्कस किया गया। और नेशनल एक्शन प्लान में जिस तरीके से पिछले 2 दिन से हम अपडेट आपको देख रहे हैं और मुख्तलिफ साइट्स पर पाकिस्तान टेलीविजन खास तौर पर जिस पे काम कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो यहाँ पर मुकीम हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि उससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए ये छानबीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस भी एक्टिव है, और इस्लामाबाद पुलिस ने रिसेंटली कल भी एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म की हैं, और उन एक्टिविटीज़ के परफॉर्म के नतीजे में तकरीबन 1126 अफराद की जाँच की गई है, जिसमें से कहा गया कि 503 अफराद के पास किसी किस्म के कोई कागजात नहीं थे, तो उनके खिलाफ 14 फॉरनर एक्ट के तहत कार्रवाई करके मजाज अदालतों में पेश किया जा रहा है। वो जुडिशल रिमांड पर हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब ये मामला कितना दुरुस्त है और इस पर मजीद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहेगा, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जनाब जावेद हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक ये कितना दुरुस्त फैसला है कि गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो मुकीम हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, उससे डायरेक्टली हमारे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कितना दुरुस्त फैसला है? जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया दावत देने के लिए। बात यह है कि फ़ैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखा ये गया है कि इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो कई सालों के बाद होते हैं, फिर यकदम एक जिस तरह से केतली में उबाल आता है उनके ऊपर अमल किया जाता है और फिर शोर मचता है नेशनली अफ़गानिस्तान की वजह की तरफ से, या यहाँ पे अंदरूनी तौर पे जो है वो तनकीद होती है कि एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस लिहाज से मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लेके मुसलसल ये काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को और किसी की भी रियासत को ये हक हासिल है कि वो अपनी सरजमीन को गैर कानूनी लोगों से पाक करे, क्योंकि अगर आपके पास 17 लाख अनडॉक्यूमेंटेड रिफ्यूजीज हैं तो आपका अमन और अमान जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसको हर वक्त खतरा है। तो फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और हर सूबे में सबसे बड़ी तादाद जो है अपना इलीगल इमिग्रेंट्स की, खा वो अफगानी हो या बर्मी हो या बांग्लादेशी हो, वो KPK में है और कराची में है, तो तमाम हुकूमतों को मिल के ये काम करना होगा। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि इस फैसले से क्या मुमकिन मुस्बत नताइज मुरतब होंगे, बिलखसूस अगर हम मईशत को मद्देनज़र रखें तो? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तकरीबन कोई 30 लाख तो सिर्फ अफगानी हैं, उसके अलावा बर्मीज़ कितने हैं, दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग कितने हैं पाकिस्तान में,
ये सब का अंदाज़ा लगाते हुए पाकिस्तान में खुद जो है इक़्तिसादी हालत इतनी अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन लोगों के निकालने से हमारे यहाँ मज़ीद मौक़े जो है वो पैदा होंगे पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि ये लोग जो हैं वतन अपने वापस जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिस वजह से ये लोग आए थे कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स हुई। पहले सोवियत फौजें वहाँ पे आई, उन्होंने कब्जा किया, फिर 9/11 हुआ, यूएस और नेटो की फोर्सेस आई, फिर आपस में लड़ाई होती रही। तो अब वो अवामिल जो है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे अमन अमान आ चुका है। इन लोगों को लिहाजा वापस जाना चाहिए और उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। अच्छा सर, ये कितना ज़रूरी है? हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पाकिस्तान में ये क्रैकडाउन जब शुरू किया गया और 14 एक्ट के तहत इन पर कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, और कल की मैं कार्रवाई के बारे में भी जिक्र कर रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस ने तकरीबन 1126 अफराद की निशानदही की है इसमें। तो सर, ये कितना ज़रूरी है? हमने जब गैर मुल्की और गैर कानूनी अफराद का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं। तो जब हम निकालना शुरू करेंगे, खारजा उमूर के लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें फ़ायदा होगा या आलमी बरादरी जो है उसको दिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमें इससे कितना नुकसान हो रहा है, ताकि किसी को भी किसी किस्म का कोई गलत मैसेज ना जाए? जी बिल्कुल, हमें ये इन चीज़ों को बाकायदा रिसर्च करके, और आई एम श्योर कि किया भी होगा, कि हमें यानी टेररिज्म के अलावा, टेररिज्म के बारे में तो जो है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, वज़ीर दाखिला, उन्होंने कल बड़ी वाज़ेह बात की कि 24 में से 14 हमलों में ये गैर मुल्की जो है मुलव्वस पाए गए। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान है, ये सारी डॉक्यूमेंट करके चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, क्योंकि 40 साल से एक मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो यहाँ पे मुकीम हैं, उनकी आगे दूसरी बल्कि तीसरी नस्ल भी आ गई है। तो इस तरह से ये तसाहुल नहीं करना चाहिए, एक मुसलसल कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी डिपोर्टेशन जो है वो, उसके लिए बहुत सारे वसाइल की भी ज़रूरत होती है, और वो वसाइल हमें UNHCR और दूसरी एजेंसी से लेने चाहिए और उनको मुसलसल ब्रीफ करना चाहिए कि क्या सूरत हाल है, क्या नुकसानात हैं, कितने लोग जा चुके हैं, कितने और जाने हैं। ये जावेद साहब, हमारे बहुत सारे इदारे इस चीज़ में सरगर्म भी हैं कि मुकम्मल तरीके से जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर रह रहे हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं, उनको बाहिफाजत अपने ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि 1 नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इसको मुकम्मल करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि ये जो देखें, दो तरह के हैं। वो लोग जो अगस्त 2001 से पहले के यहाँ पे मुकीम हैं, दूसरे वो हैं जो पिछले 2 सालों में आए हैं, यानी जब US और नेटो फोर्सेस वहाँ से गई हैं और तालिबान की हुकूमत आई है, तो उसके बाद से भी काफ़ी लोग आए हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है नेटो फोर्सेस के साथ एज इंटरप्रेटर्स या फैसिलिटेटर्स, और उनको ये ख़तरा है कि अगर वो अफ़गानिस्तान वापस गए तो उनसे इंतकाम लिया जाएगा। तो इस लिहाज से भी वेस्टर्न कंट्रीज से भी बात करने की ज़रूरत है कि जो लोग उनके साथ लॉयल रहे हैं, उनकी जो है वो इमिग्रेशन के लिए भी वो अपना प्रोसेस जो है उसको तेज़ करें। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ जहन में ये आती है कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं उनको हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा वो आ ना सकें, उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि हमारी एक तरफ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बॉर्डर्स अटैच होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तवील पट्टी जो है वो डिविडेंड लाइन है, तो वहाँ पर नकलो हरकत की पाबंदी के लिए, और वहाँ से अगर तिजारत हो रही है तो वो सेफली तिजारत भी हो सके और स्मगलिंग की भी रोकथाम हो सके, तो ये तमाम तर इकदाम कैसे मुमकिन बनाए जा सकेंगे? उस सिलसिले में मेरे ख्याल में काफ़ी इकदाम हो चुके हैं। एक तो ये है कि वो जो मेटालिक फेंस है
वो बहुत सारे एरियाज में लग चुकी है और डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं कि तोरखम, चमन या एक दो और दरमियान में जगह जो हैं वो डेजिग्नेट कर दी जाए और वहाँ से लोग आएँ और वो सिर्फ पासपोर्ट के ज़रिए से आएँ और अपने सिर्फ जो पहले था ना सिलसिला के कार्ड दिखाया और आगे, वो नहीं, वो अब नहीं होगा। तो पासपोर्ट पे आए, वीज़ा लेके आए और यहाँ पे कानूनी सरबराही के लिए आए, तिजारत के लिए आए, बिस्मिल्लाह। लेकिन यह है कि कोई किसी गैर कानूनी उसमें सिलसिले में कोई मुलव्वस पाया जाए तो उसको फौरन डिपोर्ट किया जाए। अब देखिए, तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। खलीजी ममालिक ऑन अ रेगुलर बेसिस पाकिस्तानीज़ को, इंडियंस को, बांग्लादेशीज़ को जो वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं या उन्होंने कोई जराइम किया उनको डिपोर्ट करते रहते हैं। तो हमें ये अमल जो है ये कंसिस्टेंटली करना चाहिए, ये नहीं कि 2-4 साल बाद एकदम शुरू किया और फिर उसको ख़त्म कर दिया। इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रहना चाहिए। बिल्कुल आपकी तजवीज़ जो है वो दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज़ सफ़ीर। ख़वातीन और हज़रात, जब अमन मुमकिन होगा, इसी किस्म के हमें क्रैकडाउन्स लेने पड़ेंगे, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, तभी हमारे मुल्क की सफरानिटी और हमारे मुल्क का अमन बहाल होगा। और जब अमन बहाल होगा तो फिर किस किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी? बहुत सारी एक्टिविटीज़ और स्पेशली उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़। जहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो ख़वातीन भी हमारी क्रिकेट में पेश है, और जहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो ऐसे इलाके में मलाकन डिवीज़न का एक इलाका, बहुत खूबसूरत वादी, जन्नत नज़ीर वादी भी इसको कहा जा सकता है, और ऐसी वादी जो कि मेरे ख्याल से सबके लिए बड़ी फेमस है। सवाद का जिक्र कर रहे हैं और वहाँ पे पहली बार आपको पता है कि ख़वातीन की क्रिकेट लीग खेली जा रही है जिसमें 27 खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हो रही हैं ख़वातीन, और ये एक मुस्बत पॉजिटिव इमेज दे रही हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है वो ऐसे खूबसूरत इलाकों में भी अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी सलाहियतें दिखाने में किसी से कम नहीं है, सबसे आगे हैं और सबके साथ जो है वो इस चीज़ का आगाज़ कर रही हैं और साथ साथ जो है वो अपने जो टैलेंट है वो भी पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। तो डेफिनेटली आइए ये इक़दाम किसका है, कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, वो भी जिक्र करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कासिम अली खान, डिप्टी कमिश्नर सवात, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, ये बताइएगा कि पहली बार वुमेन क्रिकेट लीग का इनकाद कितना खुशाइंद फैसला है, इसका प्रोसेस क्या था और इसमें ख़वातीन क्रिकेट जो खेल रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी तमाम चीज़ों को कितना फ़रोग मिलेगा? स्वात जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, और अगर आप मेरी राय में पूछें कि अगर जन्नत का कोई दूसरा नाम होता तो वो लाजमन स्वात होता। जितना खूबसूरत अल्लाह पाक ने इस एरिया को बनाया है उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं और तमाम तरह सलाहियतों से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है, चाहे वो हमारे मर्द हों या औरत हों, बच्चे हों या बच्चियाँ, तो अल्लाह पाक ने इनको तमाम सलाहियतों से नवाजा। ज़िली इंतज़ामिया हमेशा हमतन गोश रही है और उसकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों और बच्चियों की जो सलाहियतें हैं उनको उजागर भी करें, बुरेकार भी लाएँ और उन्हें मज़ीद निखार भी पैदा करें। इसी सिलसिले में एक छोटी सी काबश जिसका आपने बखूबी देखा भी होगा, हाल ही में फ़ीमेल क्रिकेट लीग का जो है इनेकाद था। इसमें 2 टीम्स थी, कबल 11 और मिंगोरा 11, और जिसमें ये तो मिंगोरा 11 ने ये मैच जीता, लेकिन मेरी नज़र से पूछें तो सिर्फ एक चीज़ इसमें फाते थी और वो थी हमारी बच्चियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें भरपूर सलाहियतें हैं और हम उन सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए मज़ीद ऐसे इक़दाम भी कर रहे हैं, इस किस्म के इवेंट्स भी कर रहे हैं और ये टाइम टू टाइम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपके तवज्जो से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट इवेंट इसमें वॉलीबॉल टूर्नामेंट है फीमेल्स का, और इसके अलावा ताइक्वांडो टूर्नामेंट है, और साथ ही साथ जो हमारी सकाफ़ती खेल हैं बच्चों और बच्चियों की अलग अलग, वो भी जो हमारी कल्चरल रिस्ट्रेंट्स या कल्चरल रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर रख के हम इन तमाम चीज़ों को करते हैं और करते आएंगे। मकसद सिर्फ एक ही है, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को साथ साथ लेके चलें ताकि हम इंश्योर करें कि हम इनमें से बेहतरीन डिबेटर, ऑडिटर, कल के बेहतरीन प्लेयर्स, इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी पर्सनल, चाहे वो मर्द हैं और उनको सामने लेकर आएँ। यही एक काविश है हमारी और इसके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए इन तमाम बच्चियों को और वहाँ के वासियों को, ताकि वो क्रिकेट जो इन इलाकों में बहुत फेवरेट समझी जाती है और बच्चे और बच्चियाँ चाहते हैं कि उस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, तो उसके लिए आप जैसी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है जो इसको मुमकिन बना सके। एग्जैक्टली, और काइंड ऑफ टैलेंट हंट भी हो जाएगा कि मुख्तलिफ जो हमारी क्रिकेट टीम के लिए, कौमी क्रिकेट टीम के लिए जितने भी हमें प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, तो इस तरह के जितने भी मुकाबले होते हैं, इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ से हमें बेहतरीन किस्म का टैलेंट भी मिल जाएगा।
अब इसी के साथ हम लोग जिक्र करेंगे कि साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी राकापोशी टूर्नामेंट जो चल रहा था वो भी हुंजा लेपर्ड्स ने जीत लिया है। हुंजा की टीम उसके अंदर थी, द्यामिर की टीम थी और मुख्तलिफ टीम्स थी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुंजा लेपर्ड्स और राकापोशी लेपर्ड्स के दरमियान नगर में हुआ और हुंजा लेपर्ड्स के नाम ये मुकाबला रहा है। टूर्नामेंट का इनेकाद क्रिकेट ग्राउंड को जो है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया था और इसमें मुख्तलिफ टीम्स थी और ये हर साल मैचेस होते हैं राकापोशी के, बल्कि इवन आपको इसके ऊपर पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, खूबसूरती पाकिस्तान को दिखाते हैं, उसमें आपको देखने में भी मिलेंगे ये टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट की एक्टिविटीज़ तकरीबन 3 दिन तक जारी रही हैं और ये टूर्नामेंट इससे पहले भी होता रहा है, हर साल होता है, लेकिन इस दफ़ा खुसूसी तौर पर ये हुंजा के इस खूबसूरत ग्राउंड जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त अपनी TV स्क्रीन पर, इसके अंदर हो रहा था। और मकसद ये था चीफ सेक्रेटरी का कि हम लोग टूरिज़्म को फ़रोग़ दें। गिलगित बल्तिस्तान में जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जो पहाड़ों के दामन में आप राकापोशी व्यू पॉइंट के साथ आप लोग जब खेल रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि कितनी पुरफ़ज़ा मकाम है और कितने खूबसूरत आसपास पहाड़। और पाकिस्तान की कितनी खूबसूरत बात है नजम कि एक तरफ आप देखें कि सवात की खूबसूरत वादी में वुमेन क्रिकेट लीग हो रही है, उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी आपकी टीम खेल रही है और साथ साथ इस तरीके की बुलंद तरीन जो मुकामात है पाकिस्तान के, वहाँ पे भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक ही खेल है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर। डेफिनेटली, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसी किस्म का खेल जारी रहना चाहिए। सवात में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, सिंध के इलाकों में होना चाहिए, बलूचिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में जब इतनी डाइवर्सिटी हमें मिलती है वहीं पर इतना टैलेंट भी मौजूद है। और जिस तरीके से रुशना ने जिक्र किया था कि अगर टीम्स हम लोग यहीं से सेलेक्ट करना शुरू कर दें, टैलेंट हंट होना शुरू हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हमें क्रिकेटर्स की कमी पड़ेगी और क्रिकेटर्स की कमी पड़नी भी नहीं चाहिए जब हमारे पास इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। खैर, आप लोग इस वक्त देख लो खूबसूरत धुनें जो बिखेर रहे हैं वहाँ के लोकल सिंगर्स और वहाँ के लोकल जो गायक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ का रवायती रक्स भी पेश किया गया और ये बहुत खूबसूरत इसी तरीके से ये चलता रहा है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के हवाले से हम लोग जब जिक्र करते हैं तो मुख्तलिफ हमें सामने आती हैं एक्टिविटीज़ देखने के लिए और उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे पास फर्दर गेस्ट भी होंगे, पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, वो तमाम लोग जो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस्ताद के बगैर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है और बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं कार्ड्स ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के तहाइफ ले रहे हैं अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, सिर्फ उनकी ये एफर्ट रिकग्नाइज करने के लिए कि उन्होंने जितना कुछ भी हमारे लिए किया है वो ऑफ कोर्स काबिल फ़ख्र भी है। और अगर टीचर्स ना होते तो हम क्या करते। निम्रा सुहेल का पैकेज देखिए। अरस्तु ने कहा था, जो लोग बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं उनकी इज्जत करो। माँ बाप तुम्हें पैदा करते हैं लेकिन उस्ताद तुम्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का फन सिखाते हैं। तरक्की की मंजिलें तालीम से जुड़ी हैं और कौन है जो तालीम में असातिज़ा के किरदार से इनकार कर सके। इस साल यूनेस्को, यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ मिलकर असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए आलमी ज़रूरत के मौजू से असातिज़ा के आलमी दिन को मना रहा है। मयारी तालीम तक रसाई मयारी असातिज़ा की दस्तयाबी से ही मुमकिन है। यूनेस्को के 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में 44 तालिब इल्मों के लिए एक उस्ताद का तनासुब है। दुनिया में अमन कायम करने, गुर्बत के खात्मे और मुसलसल तरक्की करने में तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी दुनिया में असातिज़ा की शदीद कमी है। इसको पूरा करने के लिए यूनेस्को की जानिब से मुरतब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 2 करोड़ 70 लाख असातिज़ा को भर्ती करने की ज़रूरत होगी। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बहुत खूब। और इसके साथ हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोशिश हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को माली नुकसान कम से कम हो और कैसे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, और SIFC भी इसीलिए बनाई गई है। तो सऊदी अरब के साथ तकरीबन $10 अरब का एक मुआहिदा चल रहा है और उसकी हतमी शक्ल अब तय पाने लगी है और जल्द ही हतमी शक्ल देने की इसको तवक्का है। आपको बताएं इसकी कुछ तफसीलात जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब इस सौदे में सऊदी अरब की बड़ी अरामको फर्म जो है
वो तकरीबन 2023 में ये मुआहिदा हो रहा है और हब के इलाके में एक बड़ा रिफाइनरी तामीर का जो है वो शाहकार बनाने जा रही है। सिविल और फौजी हुकाम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली इस खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल SIFC के तहत $7 अरब की सऊदी सरमायाकारी रेकॉर्ड रेट के हिस्से में आएगी और तकरीबन उसके साथ साथ 85,000 एकड़ अराजी जो है उस पर ज़रात के ऊपर भी बात करेंगे। सो डेफिनेटली SIFC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जिक्र करेंगे हम लोग। मॉर्निंग शो के अंदर हमारे ये टॉपिक रहेगा और उसके ऊपर जिक्र करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई गेस्ट भी मौजूद होगा, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जब मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाना चाहिए और उनके साथ कौम की सपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए। और थोड़ी सी हेल्थ की भी बात हो जाए, क्योंकि सुबह पाकिस्तान का जो हमारा पैकेज है उसमें हमारी कोशिश होती है कि हर तरीके की चीज़ें जो है उसमें शामिल हों। तो हेल्थ की अगर बात हो रही है तो आपको पता है कि अभी गर्मियाँ जो है वो अपने इख्तिताम को आती जा रही हैं, तो लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और विंटर्स में भी वैसे तो पानी भूल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को रूटीन में आदत है तो वो अपने पास बड़ी बड़ी बॉटल्स रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है और उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ एक खबर ये भी शेयर की थी कि खातून जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पिया था, कुछ तकरीबन बहुत ज़्यादा लीटर्स उन्होंने पानी पिया था और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन अब ये बताया गया नई रिसर्च के पानी अगर ज़रूरत से ज़ायद पिया जाए तो इससे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह का अदम तवाज़ुन पैदा होता है और जो आम जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है बशमूल खुलियात के अंदर। और अगर इस तरह की चीज़ों का तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा पानी पीना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा मंद नहीं है। हर चीज़ का बैलेंस आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी भी अगर आप पीते हैं, लिक्विड्स का इंटेक भी करते हैं तो आप प्रॉपरली करें ताकि जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही पिएँ। और वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो आप कहवा पिएँ, चाय पिएँ, जूसेस लें, फ्रूट्स का इंटेक करें, लेकिन एक बैलेंस अपनी लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली। सो ये था न्यूज़ का सिलसिला जो जारी रहेगा और आपको मजीद भी अपडेट हम लोग करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, सुबह पाकिस्तान में वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो PTV ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। PTV Flix, एक ऐप जहां मिले PTV पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। PTV Flix, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और अब जिक्र करते हैं सेहत से मुतालिक। और सेहत से मुतालिक आपको पता है सुबह पाकिस्तान में हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उनको साथ साथ डिस्कस किया जाए। तो हेल्थ में हमारा आज मेजर टॉपिक रखे गॉल ब्लैडर, जिसको आमतौर पर कहा जाता है पित्ते की पत्थरी। और ये मेरे घर का जो है वो टॉपिक है, क्योंकि मेरी दादी, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे फूफो और खानदान में पता नहीं किस किस का जो है ना वो पिता निकल चुका है। जब हर घर में ना ये 2-3 केसेस मौजूद हैं, एक तो जो है अपेंडिक्स का और दूसरा जो है ये गॉल ब्लैडर का। तो ये बड़ा कॉमन डिजीज। हाँ, सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि शुगर के मरीज भी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के भी होते हैं, बहुत सारे और केसेस भी चल रहे होते हैं। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट इस वजह से दूसरी बीमारियों पर क्या होता है और ये मसला आखिरकार खड़ा ही क्यों होता है और पाकिस्तान में इतने ज्यादा केसेस आखिर क्यों मिल रहे हैं, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हमें बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया ये मेरे घर का मसला और इन्होंने फिर हाईलाइट किया कि हर घर का मसला बन चुका है, तो पहले तो ये सुनने को इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, पिछले तकरीबन 7 साल 8 साल से बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है सर? असल में बड़ी कॉमन चीज़ है ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में 10 to 20% लोगों में ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स वगैरह होते हैं। अब इसमें ये है कि इसके जो अलामात हैं ये बड़े वेग से होते हैं। कई पेशेंट्स में क्लियर कट सिम्टम्स इसके आते हैं जिसमें उसको बड़ी सीवियर पेन होती है और उसके साथ होते हैं। किसी पेशेंट में ये वेग पेन्स के साथ आते हैं। मतलब पेशेंट ज़्यादातर जो मेरे पास आते हैं
वो अराउंड 6 to 8 मंथ्स मैदे की दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो कहते हैं जी पित्ते का तो दर्द ही नहीं है तो मैदे का दर्द है, क्योंकि एपिगैस्ट्रियम में इधर पेन हो रहा होता है तो वो उसको समझ नहीं लगती, समझते नहीं। और सेल्फ मेडिकेशन एक हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं। मैदे की दवाइयाँ खाना, कैप्सूल खाना और वो सिरप्स वगैरह लेते रहना, और अनफॉर्चुनेटली उसको इतना डिले करते हैं कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं जब उनको सीवियर पेन होती है। तो इसमें ये है कि तशख़ीस इसकी बहुत आसान है, मतलब आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस पर यह डायग्नोस हो जाता है। मगर जिस तरह आपने कहा है कि विद इन 6 to 7 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा नहीं हुआ, ये लोगों में अवेयरनेस आ गई। जिस तरह आप कह रहे हैं आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग बता देते लोगों को कि ये जो आपको अलामात हो रहे हैं आप एक जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लें, उसको देख लें क्या ये गॉल ब्लैडर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि जो मैदे की है वो चीज़ सेटल हो जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं हो रही एक चीज़ को तो उसके आपको अलामात पता होने चाहिए कि इसके गॉल ब्लैडर स्टोन्स के अलामात क्या होते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो बनते किस तरीके से आपकी बॉडी में, और इसकी इनिशियल वही बात आ गई कि अलामात क्या है इसकी? जी, इसमें बनने की वजह है, एक तो आपको नेचुरली फैमिली में होता है, ठीक है, कई फैमिलीज़ में होता है, जैसे आप लोग कह रहे हैं फैमिली में इतने सारे लोग, हाँ जी फैमिली में ये होता है। दूसरा ये कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से हो सकता है। फिर पहले वक्तों में इसको कहते थे 5F कहते थे, फीमेल, फैटी, फर्टाइल, 40 और फेयर। इन लोगों में ज़्यादा ये 40s में होती थी, मगर अब ये फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल और फेमिलियल और क्या कहते हैं फेयर। ठीक है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे मिड 40s में जो होते हैं लोग, उनको होता है फेयर होते हैं। फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको हार्मोनल कंपोजिशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिक्रेशन ज़्यादा होती है उनकी बाइल में, जो उनकी बाइल में बैलेंस होता है बिटवीन बाइल एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से इसमें फीमेल्स में 2 to 3 टाइम्स ये ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले में। मगर अब ये है कि अब ये किसी भी एज में ये डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो ऑपरेट किया है 4 साल के बच्चे में भी ऑपरेट की, 107 साल की औरत में भी ऑपरेट किया, तो हर एज में ये 4 साल के बच्चे में? जी 4 साल के बच्चे। वो पैदाइशी था उसी या बाद में हुआ? जी उसको मतलब इनिशियली उसने डेवलप किया था और सीवियर कंप्लेंट के साथ आया था, तो वो यंगेस्ट बॉय था जो मैंने ऑपरेट किया था। फिर एक ओल्डेस्ट वुमन की थी मैंने ऑपरेट जो 107 ईयर्स की थी। फिर एक पेशेंट के गॉल ब्लैडर में से मैंने 5568 स्टोन निकाले थे, 5568। ये कैसे डॉक्टर साहब? 568 स्टोन्स थे। मतलब वो स्टोन्स क्या बिल्कुल जर्रे की फॉर्म में बहुत सारे स्टोन थे, और वर्ल्ड फिर लार्जेस्ट गॉल ब्लैडर निकाला था, जिसकी वजह से ये दोनों मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले थे, वो इन्हीं दोनों सर्जरीज की वजह से मिले थे। तो 12 वो एक चैलेंजिंग केस था, इतनी सर्जरीज अलाउंड मैं 20,000 सर्जरीज कर चुका हूँ उसकी गॉल ब्लैडर की, तो उसमें कोई चैलेंजिंग केस आ जाते हैं जिसको एक हाईलाइट हुआ इसमें। मगर ये कि इसकी जो रीज़न है वो ये है कि आपके कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल करना, डाइटरी हैबिट्स आपकी जो हैं वो है, ओबेसिटी के साथ है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है। अलामात ये है कि 3 तरह से ये प्रेजेंट करेंगे। अच्छा। एक ये कि एसिम्प्टोमेटिक, आप किसी और चीज़ के लिए गए, और आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने कहा जी पित्ते में पथरी, एक एसिम्प्टोमेटिकली। एक सिम्टम्स के साथ आएंगे कि पेशेंट कहेगा जी मुझे मैदे में यहाँ दर्द हो रही है, एपिगैस्ट्रिक में, फैटी फूड आपने खाया, जो गॉल स्टोन्स है हो सकता है कई सालों से पड़े, मगर जब उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया तो सीवियर पेन हो गया पेशेंट को। जब पेन हुआ तो उसमें लोड पोर्ट हो रहा है और वो पेन परसिस्ट किया फॉर 10 to 30 मिनट्स, ठीक है, या मैक्सिमम 1 आवर। अगर पेन अगर परसिस्ट कर रहा है मोर देन 1 आवर, इसका मतलब जो आपका गॉल स्टोन्स था उसने कॉम्प्लिकेशन कॉज कर दी। 3rd स्टेज इज कॉम्प्लिकेशन। एक जिसको कहते हैं लोड पोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बिलियरी कॉलिक, जो कि आपके कुछ देर बाद गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है और स्टोन वहाँ से डिसलॉज हो जाता है, आप कहते हैं जी ये ठीक हो गया। शुरू में पेशेंट कहेगा मुझे साल में 1 दफ़ा ये दर्द होता है, फिर कहेगा मुझे 6 मंथ्स में ट्वाइस हो रहा है, फिर क्वार्टरली हो रहा है, फिर हर हफ्ते बाद हो रहा है। इसका इंटरवल कम होता जाता है। मगर ये कि सिंपल, अगर आपको कोई भी इस तरह मैदे में दर्द हो रहा है और 10-20 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो फ़ौरन जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। ये नहीं कि आप मैदे की दवाइयाँ खाते रहें कि जी ये कैप्सूल मैंने खाया था मैं ठीक हो गया, आप भी ये खा लें। और 3rd इस कॉम्प्लिकेशन है, फिर और इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा देर पड़ा रहे तो फिर कैंसर भी बना सकता है, ओल्ड एज में कैंसर भी बना सकता है, जिगर की नाली में जाए तो वो भी यरकान कर सकता है, पेनक्रेटाइटिस कर सकता है। और अभी रिसेंटली मैंने कोई इस हफ्ते ही 4-5 पेशेंट ओल्ड एज ऑपरेट किए हैं जो कि
सेल्फ मेडिकेशंस थे और परफोरेटेड गॉल ब्लैडर के साथ आए हैं, फट चुका था गॉल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की हैं जो वाकई में नहीं पता थी काफ़ी लोगों को। मुझे ये बताइएगा कि इसके इलाज पे जब हम आते हैं तो वाहिद सर्जरी ही इसका हल क्यों है, जबकि लोग ये पूछना चाहते हैं कि गुर्दे में पथरी होती है तो वो निकल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर में पथरी हो तो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन। देखिए गॉल ब्लैडर को जब हम निकालते हैं ना तो गॉल ब्लैडर, पहली बात है कि जो गुर्दे की पथरी निकलेगी तो वो आपके जो वो बाहर निकल जाती है इंसान की बॉडी से। जो गॉल ब्लैडर की पथरी है वो आप दुआ करेंगे ना निकले गॉल ब्लैडर से। अगर गॉल ब्लैडर से निकल गई तो वो जाएगी किधर, जिगर की नाली में जाएगी या लुबलुबे में जाएगी। अच्छा। और पेनकेटाइटिस करेगी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, हमने कोई दवाई देख ली है कि इससे पथरी निकल जाएगी। मैं उन्हें यही कहता हूँ दुआ करो गॉल ब्लैडर के अंदर रहे, निकल गई तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो वो आपको जो है वो सर्जरी इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि इसका और कोई सेकंड आपके पास सेफ प्रोसीजर सर्जरी, सेफ प्रोसीजर है। प्लस ये कि जो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस जिसे हम कहते हैं पित्ते में जो होता है फंक्शनलेस गॉल ब्लैडर हो जाता है। गॉल ब्लैडर आपका काम नहीं कर रहा होता। जब गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा होता, जब उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है फॉर कैंसर फॉर्मेशन। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा पथरी निकाल दें, पिता रहने दें, तो वो ये नहीं होता। पिता निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लेटर ऑन वो कैंसर में फॉर्मेशन। पित्ते का फंक्शन क्या होता है? ये एक रेजरवायर है। जिस तरह अगर आप आम लफ्ज़ों में आम लोगों के लिए कि जिस तरह पानी की टैंकी है, आपका रेजरवायर है, ठीक है, उसके अंदर अगर एक गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है तो आप वो तो नहीं पियेंगे ना। उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर डायरेक्ट जो आ रहा है वो है। बाइल जो होती है वो लिवर से आनी होती है। वो रेजरवायर हाउस है जिससे जैसे रेजरवायर है। जब आप फैटी फूड वगैरह लेते हैं तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से वो क्या कहते हैं डाइजेशन वगैरह उसको प्रॉपर तरीके से करता है। गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ रेजरवायर हाउस, इसको निकालने से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लोगों ने मिथ बनाई है कि इसको निकल गया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोगों ने कहा होता है कि पता नहीं निकल गया तो गुस्सा खत्म हो जाएगा हमारा, तो इस तरह की भी बातें आई होती हैं। इसी पे आ रही थी कि बहुत सारे लोग जब उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो बड़ा उस चीज़ को अपने सर पे हावी कर लेते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया और हमारी लाइफ में पता नहीं कौन सी कमी आ गई है। जी, तो क्या इसको वाकई इतना सीरियस लेना चाहिए? उसके बाद आप खाना बेहतर खाते हैं, खाना आपको बेहतर हजम होता है। लोग जो मशवरा देने आते हैं वो ज़रूर आगे बताएंगे जी अब तुमने पराठा नहीं खाना, अब ये नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। वो ऐसी कोई बात नहीं होती। आपकी डाइट पहले से बेहतर होती है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में एंड अप करते हैं और जो कि आईसीयू में जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और सेकंड ये कि आपकी जो ओबेसिटी रिलेटेड है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ये गॉल ब्लैडर के साथ इशू है। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, कुछ एहतियात करने की तो ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली एक चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, एक रिजर्वायर का भी काम करिए। आपने बोला जहरीला पानी या वो चीज़ें आती हैं तो वो तो बाद में भी दोबारा भी होंगी, तो उसकी जगह पे कौन क्या चीज़ फंक्शन करेगी फिर? देखें, फंक्शन जो बाइल होता है ना वो लिवर से आना होता है। वो गॉल ब्लैडर से बाइल नहीं सिक्रीट होता। ठीक है। तो वो तो नॉर्मल उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। उसके अंदर हो रही होती है। तो आपने अपना जस्ट अपने कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह कंट्रोल करते हैं। जब गॉल ब्लैडर निकल जाएगा जब तो फिर स्टोन फॉर्मेशन उस जगह पे नहीं मौजूद। ठीक है। तो उसके बाद ये जो पेशेंट्स हैं इनको किसी चीज़ की तो एहतियात की ज़रूरत होगी डाइट नहीं में? आजकल जो सर्जरी है बड़ी लेटेस्ट है जो हम कर रहे हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें 2-3 स्मॉल होल होते हैं और अगले दिन आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये तो सर्जरी के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि ये सर्जरी कितनी अवेयर। नॉर्मल रूटीन में आप क्या नॉर्मल रूटीन में इन मरीजों को क्या ये आम जिंदगी बिल्कुल गुजार सकते हैं? कोई फैटी चीज़ें खाने में कोई किसी किस्म की हेल्थ कॉन्शियस कुछ होना पड़ेगा? पहले से बेहतर गुजार सकते हैं। ये लाइफ इनकी पहले से डाइजेशन भी बेहतर हो सकती है और जिस तकलीफ से गुजरे होते हैं उसमें से वो निकल आते हैं। जो रोज़ हॉस्पिटल जा रहे होते हैं पेन एब्डोमेन के साथ, स्टोन आके ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उससे वो निकल आते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको बड़ा प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा और शुगर और ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में लिंक्ड है, इसी तरीके से गॉल ब्लैडर का इशू भी इसी के साथ लिंक है। बाकी कौन सी डिजीजेस हैं जो इसी की वजह से क्रिएट होती हैं और इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए? आजकल जो इस वक्त जो मदर ऑफ ऑल डिजीज जो है ना वो हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी के साथ ही ये सारी चीज़ें गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी डेवलप होते हैं, सारी चीज़ें। और ओबेसिटी को आप डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सब BMI पे करते हैं कि जी क्लास 1 25 से ज़्यादा BMI, हाइट और वेट उसके साथ करते हैं। और ओबेसिटी रिलेटेड जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी का जो सबसे मेजर थ्रेट है ना वो है। उससे रिलेटेड ओबेसिटी की वजह से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉर्नरी वेसल डिजीज़ होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, कैंसर फॉर्मेशंस होती हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। सोते सोते आपको मशीन लगानी पड़ती है सोने के लिए, स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं, बैक एक होती है और डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम। देखें आपका वेट अगर है 70 kg 80 और आप
100 kg आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो अगर आपको problem एक बंदा होगी। बैग पकड़ा दे और सारा दिन आप वो 70 kg का बैग, definitely तो एट द problem एंड ऑफ द डे आपको वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ओबेसिटी के लिए भी हम जो आजकल बेरियाटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ, और उसके साथ ऑलमोस्ट ये क्योर हो जाते हैं पेशेंट ठीक। विद 28 डिजीज़ हैं जो जस्ट वन बेरियाटिक सर्जरी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं, उसके ज़रिए आपकी ओबेसिटी रिलेटेड सारे हेल्थ इश्यूज़ क्योर हो जाते हैं। वही इसका सिग्निफिकेंट सस्टेन्ड वेट लॉस का तरीका है, डेफिनेटली। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है कोई भी हेल्थ का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा ये हमारा सेशन। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। ख़वातीन और हज़रात, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और फोकस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डायरेक्टली अपने डॉक्टर से रब्ता करें। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और सुबह पाकिस्तान में बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं, तो क्यों ना एक और टॉपिक पे भी डिस्कशन की जाए जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा धूम चल रही है, और वो ये है कि जनवरी के लास्ट वीक में जो है इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और उससे पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे सामने आ रही, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके ऊपर भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। डेफिनेटली जी, दो खबरें हमारे पास हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। एक ये है कि आलमी मुबस्सिरीन को बुलाया जाना चाहिए, ये तजवीज़ चल रही है और इसके ऊपर गौर फिक्र चल रहा है कि आलमी मुबस्सिरीन को बुलाने के लिए ख़त भी लिख दिया गया फॉरेन मिनिस्ट्री को कि आलमी मुबस्सिरीन से रब्ता किया जाए, उनको बुलाया जाए, और ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जा सकें उनके सामने। और इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि बहुत सारी नई सियासी जमातें आप लोगों के सामने उभर रही हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि परवेज़ खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस अपनी बना ली। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाहिद फरकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल भी इशारे दे रहे हैं नई सियासी जमात के लिए। और फिर आप लोगों ने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरीके से अलीम खान और जहांगीर तरीन ने बनाई है, तो अभी सारी डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इनका फ्यूचर क्या होगा इन पार्टीज़ का, और क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग आलमी मुबस्सिरीन को बुलाएं पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए। इसी के ऊपर बात करने के लिए नहायत ही हम एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए कानून और पार्लिमानी उमूर कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। सर बताइएगा सबसे पहले तो ये कितना ज़रूरी है जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है कि आलमी मुबस्सिरीन को बुलाया जाए साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए। ये कोई नई रवायत नहीं है, ये हमेशा जब भी इलेक्शन होते रहे हैं तो बाकायदा उनको एक वज़ारत ख़ारजा को और अमूमन वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा जाता है। इस दफ़ा उन्होंने अपनी रवायत को वज़ारत दाखिला को बाईपास करके इन्होंने वज़ारत ख़ारजा को लिख दिया। तो वो बाकायदा हमेशा ही होता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को वेलकम करता है ऑब्जर्वर्स को, और उनके ऑब्जर्वर जो आते हैं ख़ास तौर पर बाकी मुल्कों के तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, ख़ास तौर USA की हो गए लेकिन जो हमारा कॉमनवेल्थ हो गए, लेकिन सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वर्स आते हैं और बड़े काबिल तरीन ऑब्जर्वर्स आते हैं वो आते हैं यूरोपीय यूनियन के। तो यूरोपीय यूनियन का जो ऑब्जर्वर है उसमें लास्ट 2018 के इलेक्शन में भी आए थे, वो उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो था ऑस्ट्रेलिया का, वो लीड कर रहा था। तो ये तो अच्छी बात है कि इलेक्शन में पाकिस्तान ने वजारत खारजा को ख़त लिख दिया, क्योंकि बड़ी खबरें आ रही थी। हमारा मीडिया जो है बड़ा कंफ्यूजिंग फैलाता है ना, बाज़ मीडिया के जो प्लांटेड लोग होते हैं वो उन्होंने कहा जी नहीं है, तो उन्होंने इनकार कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है, वो नहीं आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने तो कभी इनकार नहीं किया, ना हम कब किसी को इनवाइट करते हैं, हम तो सिर्फ वजारत खारजा को लिखते हैं, अगर कोई आना चाहे तो आप उनको फैसिलिटेट कर दें, हम किसी को डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करते। इंडिया में ऑब्जर्वर को सरे ज़मीन इंडिया पर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, कोई किसी बाहर के ऑब्जर्वर को इन्वाइट नहीं करते। लेकिन हमारा ये चूँकि मुल्क है मल्टीनेशनल कंपनी का, तो हर दुनिया के हर आदमी आता है, जाते हैं, आके अपनी बातें बनाते हैं। इसमें प्लांटेड लोग भी आते हैं। मैंने अपना कॉलम लिखा है चंद रोज पहले कि वज़ीर आज़म साहब आप देखें इसके अंदर प्लांटेड लोग आएंगे आपके यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर में, और आप कितना ही शानदार इंतखाबात करवा लें, उन्होंने इस पर तनकीद करनी है और लाजमी तनकीद करेंगे, क्योंकि प्लांटेड लोग आएंगे इसके अंदर से। तो ये बहरहाल वज़ारत खारजा का भी काम है उन प्लांटेड लोगों को चेक करना, देखना, और हमारी हसास इदारों का भी फर्ज बनता है कि वो भी देखें कि कौन से प्लांटेड लोग आगे लिस्टें दें, क्लियरेंस दें। ये थोड़ा होता है कि जो मर्जी आगे पाकिस्तान में आए और अपनी मर्जी की रिपोर्ट तैयार करें। बाकायदा सेंसिटिव इदारे उनको चेक करें, इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में आने की इजाज़त दें।
तो ये दुनिया का दस्तूर है। अमेरिका में कोई ऑब्जर्वर जाने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं हमारा स्टेट हमारा सुपर पावर है, हम किसी को इजाजत नहीं देते कि हमारे इलेक्शन को ऑब्जर्व करें। तो ये तो दुनिया का तरीकाकार है, इंडिया में इजाजत नहीं है। इस लिहाज से हम पाकिस्तान में एक ओपन जमहूरियत है आए, लेकिन तरीके के मुताबिक आए। ये हमने बाकायदा भैया प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा है मैंने कि जनाब इसके ऊपर गौर व खोज करें, और लास्ट मिनिस्टर को भी खत लिखा है कि जनाब जब आप उनको इन्वाइट करें तो आप सोच समझ कर इन्वाइट करें, वो चेक करें, देखें कि कौन लोग आ रहे हैं। बाकी हमारे पाकिस्तान के 50,000 ऑब्जर्वर होंगे, ये बड़े पैट्रियोटिक है, बड़े पाकिस्तानी लोग हैं, वो बड़े सही रिपोर्ट देते हैं। वो 50,000 होंगे, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटियों के होंगे, और वो हर पोलिंग स्टेशन में जाएंगे। पोलिंग स्टेशन बढ़ रहा है 90,000, तो 2 पोलिंग स्टेशनों पर 1 ऑब्जर्वर का हमेशा तक होता। मेरे ज़माने में 35,000 हमने ऑब्जर्वर्स को बाकायदा कार्ड जारी किए थे, तो अब 50,000 के लगभग आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ओपन कर दिए और वज़ारत ख़ारजा खत लिख दिया कि भी आप इनको आने के लिए फैसिलिटेट करें, लेकिन चेक करना देखना ये वज़ारत दाखिला का काम है। अच्छा सर, आज के दूसरे टॉपिक की तरफ भी आना चाहूँगी जिसकी आजकल बड़ी चहमगोइयाँ भी चल रही है। और अगर पिछले 6 माह में देखा जाए तो 3 से 4 पार्टीज जो हैं वो भी सियासी जमातें जो है वो भी हमारे सामने आई हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर कुछ माह बाद एक नई सियासी जमात बनाई जाए और पिछली वाली को उसके मुकाबले में नीचे गिराया जाए? लेकिन इसमें ये बात नहीं होती। दरअसल हमारा जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 205 है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से डेफिनेशन दी है, जो भी पाकिस्तान का शहरी आइन के आर्टिकल 17 के तहत जिसने पार्टी बनानी है तो कोई रुकावट नहीं है। जो हमारा आइन का आर्टिकल 17 जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जितने शहरी आज़ादियों को, आज़ार आज़ादी को, और जितनी चाहे पार्टी बना लें। और बड़ा सिंपल सिस्टम था, पहले बहुत सिंपल सिस्टम था, अब थोड़ा सा सख्त कर दिया। अब उनका भी 2000 मेंबरशिप भी हो, 2 लाख फीस भी हो, लेकिन इससे चंद 2008 से लेकर 2013 तक, तकरीबन 2018 तक ये था कि भाई आप जो भी दरख्वास्त दे दें सादा कागज पर, वो पार्टी हो जाती थी रजिस्टर्ड। अब थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल किया उन्होंने, लेकिन एक तरमीम कर रहे थे, वो तरमीम जो है मंजूर नहीं हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि 10,000 वोट 10,000 इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, वो पास नहीं हुआ असम्बली से, वो 2,000 ही रखा गया है। तो बहरहाल कोई नहीं, पार्टियाँ बनती रहती है, अवाम ने इसको वोट देना है, माइंड का लोगों का अपना माइंड सेट है, जितनी पार्टी चाहे बना लें, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंवर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाह रहा हूं कि आपको इन नई सियासी जमातों से इलेक्शन कैसा होता हुआ नज़र आ रहा है? इलेक्शन में इनकी धाक बैठती हुई नज़र आ रही है? फ्यूचर क्या होगा इन सियासी पार्टीज़ का? देखिए, सियासी पार्टियों का फ्यूचर, अगर मैं इंडिपेंडेंट होता तो मैं इसमें बड़े अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उनके बारे में कोई अपने को राय दे सके। बहरहाल ठीक है, अपनी आज़ादी है, लोग वोट कास्ट करेंगे, वोट देंगे, अपने अपने हलकों में काम करेंगे, पोलिंग स्टेशन पर फैसला हो जाएगा कि किस पार्टी को आवाम ने इक़्तिदार में लाना है। फैसला आवाम ने करना है, वोटर्स ने करना है। और इलेक्शन कमीशन के शानदार इंतजाम हैं, जिसकी बना पर कोई धांधली, कोई गड़बड़, मैं आपकी वसात से कहता हूँ, कोई गड़बड़, कोई धांधली नहीं होनी। हम भी देख रहे हैं, अगर किसी मैं खुद देखूंगा, मैं अगर किसी फॉरेन ऑब्जर्वर ने अगर पाकिस्तान के इलेक्शन को किसी बाबत तनकीद किया, उसका मैं जवाब दूंगा उसको। तो इस लिहाज से कि मैं देख रहा हूँ हर चीज़ को, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम किया इलेक्शन में, कोई किसी किस्म की नहीं है। लेकिन जो प्लांटेड लोग होते हैं ना, जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, मैंने वजारत इक़्तिसादी अमूर को भी खत लिखा है कि जनाब जो ये फॉरेन फंडिंग केस हमारी जो सिविल सोसाइटी पैसे लेती है, इनका चेक तो करें, ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च करते हैं ये लोग, इनको कौन ऑडिट करता है? इनको कोई का ऑडिट करने वाला कोई नहीं। करोड़ों रुपया बाहर से आ रहा है और लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस लिहाज से ये हमारी इक़्तिसादी अमूर की डिवीजन का काम भी है कि वो देखें, चेक करें पाकिस्तान की इंटीग्रिटी का मामला है। तो ये सारे मामले अब पार्टियाँ बनने दें, फैसला अवाम ने करना है। ठीक है सर, अगर मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाए जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उनमें 2 से 3 सियासी जमातें ही देखने को नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो हर कुछ अरसे बाद कोई एक नई सियासी जमात हमें देखने को मिलती है। क्यों ज़रूरत पेश आ रही है एक नई सियासी जमात को बनाने की, और क्या ये वाकई एक नया एजेंडा लेके आ रहे हैं या फिर पुराने एजेंडाज को ही मॉडिफाई कर रहे हैं? नहीं, अपना नहीं, ये बात ये होती है ना कि जो हमारी अच्छी बात है, मैं तो इसके हक में हूँ, जो पार्टियाँ बन रही हैं अच्छी बात है। जो हमारे मुल्क की जो मौरूसी सियासत है उसका तो कम अज़ कम जो हौसला अफजाई ना हो। अब दूर अमेरिका में 2 पार्टी हुकूमत का, ये आपने सही फरमाया, कांग्रेस है, रिपब्लिकन है, इसी सॉरी डिप्लोमेटिक है और अपना रिपब्लिकन है। इंडिया में कांग्रेस है, अब नई एक मजहबी एक इंतहा पसंदी जमात आ गई बीजेपी, लेकिन हमेशा कांग्रेस हुकूमत करती रही। लेकिन इंडिया में तो रीजनल जमातें बहुत ज़्यादा हैं, वो रीजनल जमातें जो हैं इंडिया पर, उनकी सूबों में इनकी हुकूमतें चलती रहती हैं।
लेकिन मरकज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में चंद जमातें आ रही हैं, लेकिन उसके तोड़ में अगर एक पार्टी आई थी वो जो अगर नाकाम हो गई, 3.5 साल हुकूमत की उसने, लेकर वो नाकाम हो गई। अब अगर इसी तरह से और पार्टियां आती हैं और अच्छी शख्सियात लेके आते हैं, लोग उस पर एतमाद करते हैं, तो अच्छी खुशाइन बात है, ताकि ये 2-3 पार्टियों का जो अजादारी है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा कमर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हमने देखा बहुत अरसे तक बड़े लेवल पर सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम था और फिर 3rd पार्टी सिस्टम आया। क्या आपको लगता है कि कोई भी नई सियासी जमात जो है वो ये 2 पार्टी सिस्टम से दोबारा 3 पार्टी सिस्टम या 3 से 4 पार्टी सिस्टम, ऐसी मुस्तहकम जमात कोई एक इनमें से बन सकती है? जहाँ तक हम अपने अंदाज़ा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट देते हैं, हमारी एक सरकारी हैसियत के साथ साथ हमारी एक इंडिपेंडेंट भी हैसियत है, तो मेरा अपने ख्यालात ये आ रहे हैं, हम बार बार लिख भी रहे हैं कि जो आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका बहुत बड़ा अहम रोल होगा। और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो फिर वो देखते हैं कि कौन सा सूरज कहाँ चमक रहा है, तो उसको जाके अपने पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आवाम को वो अपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब होते हैं, फिर बाद में इक़्तिदार में शामिल होने के लिए वो आवाम से नहीं पूछते, जरा हम तो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का सबसे बड़ा अहम रोल होगा इस आइंदा इंतखाबात में। और मुमकिन है सियासी जमातें जो हैं, जो बड़े बड़े जो इलेक्टेबल लोग हैं, वो पार्टी टिकट ना लें और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े और बाद में फैसला करें। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमें वक्त देने के लिए। ख़वातीन हज़रात, अब देखते हैं कि इलेक्शंस जो हैं जब होंगे तब क्या सिचुएशन सामने आएगी, और इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। और ये भी बड़ा एक सिचुएशन होती है हर मुल्क के लिए, जब वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो बड़ा एक आसपास जो है वो माहौल चल रहा होता है, तो इस माहौल को कैसे मैनेज करेंगे ये भी हम आप तक अपडेट करेंगे। लेकिन अगला टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगला टॉपिक हमारा है एक सिम्पोजियम से रिलेटेड जो पाकिस्तान में चल रही है 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। बहुत अहम सिम्पोजियम है, और तकरीबन ये समझा जा रहा है कि जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड एक डिस्कशन किया उसके मुकाबले में जो मुझे समझ में आई कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में, जिसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने वाली एक ऐसी जो है ना वो कारामद चीज़ है। और इसकी 18th सिम्पोजियम चल रही है, एडवांस मटीरियल सिम्पोजियम चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को माली नुकसान से बचाया जा सके और आगे लेकर बढ़ा जा सके। अब ये एडवांस मटीरियल जो है ये 2023 में हो रही है, लेकिन इससे पहले भी ये इतना एक मस्बत फोरम है कि इसकी एक हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री पे भी हम लोग बात करेंगे, और इसके ऊपर अवेयरनेस मुझे भी कम थी तो हमारे नाज़रीन को भी कम होगी, तो जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करें इसी के ऊपर बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एडवांस मटीरियल फोरम के जनाब वकार अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? वकार साहब, उस दिन हमने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन की थी जिसमें मुझे ये समझ आई थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, और ये ऐसी चीज़ है कि मुल्क का कर्जा भी उतर सकता है, तमाम निज़ाम भी बेहतर हो सकता है, राइट डायरेक्शन भी मिल सकती है, और हर दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सकता है। इस सिम्पोजियम एडवांस मटीरियल, इसका कुछ पस मंज़र आप प्लीज़ बयान कीजिएगा। एडवांस मटीरियल्स जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि मटीरियल्स, मेटलर्जी, मटीरियल साइंसेस की एडवांसमेंट का नाम है। बिल्कुल। एंड दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। पहले जैसे हम कहते हैं कि इंसान स्टोन एज में रहता था, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर जब वो स्टील के साथ आई तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मटीरियल्स जो कि इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक एवरीथिंग अराउंड यू, यू कैन सी ये सारा मटीरियल ही है, ठीक है ना? लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए, हर इस्तेमाल के लिए डिफरेंट टाइप का मटीरियल चाहिए होता है। लाइक दिस माइक इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल, आपका बॉल पॉइंट कुछ और है। इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन कि आप उस मटीरियल से काम क्या लेना चाह रहे हैं। इसमें फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो लोगों को लाइटर मटीरियल्स चाहिए थे, स्ट्रॉन्गर मटीरियल्स चाहिए थे, चीपर मटीरियल्स चाहिए थे, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए थे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटीरियल्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस जो है ना, अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ओवरऑल। लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर ग्रो किया। तो पहले स्टील में होता था, फिर एल्यूमिनियम में आए, फिर अब कंपोजिट्स में आ गए हैं, अब नैनो टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आ रही हैं। बिल्कुल। तो एक इसका एक वर्टिकल ग्रोथ है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी है। लाइक पहले हम सिर्फ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स की बातें करते थे, लाइक
जिसमें आयरन होता था और नॉन फेरस में एल्यूमिनियम एंड उसके अलॉयज, बट नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड टू पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़, और इससे एडवांसमेंट आपको नज़र आ रही है कि चीज़ें लाइट वेट होती जा रही हैं, स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती जा रही हैं। एक पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो एक गुड साइज गुड परफॉर्मेंस कंप्यूटर एक पूरे कमरे में आया करता था, ठीक है ना। अब सुपर कंप्यूटर्स आर सो एफिशिएंट, और ये सारा मटेरियल के एडवांसमेंट के साथ लिंक्ड है। अब आपके हर मोबाइल में, हर घड़ी में एक कंप्यूटर है, बिल्कुल है, ठीक है ना, जो कि पहले एक कमरे में आया करता था। तो ये सब एडवांस मटेरियल की बदौलत हो रहा है, और इसका पाकिस्तान में काम चल रहा है, और इसका एक फोरम है जो प्रॉपर्ली एक्टिव है। जी बिल्कुल है। ये काम, ये वाला फोरम शुरू हुआ था आज से 36 साल पहले, ठीक है, और हर 2 साल के बाद इसमें एक कॉन्फ्रेंस होती है, और दिस इज़ अ रिनाउंड फोरम। सारी दुनिया में लोग इस जानते हैं, और सारी दुनिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भी इस फोरम में भी मे बी बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल और इस तरह की कंडीशन, इवन देन तकरीबन 10 से 12 मुल्कों के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए, और उन्होंने अपने लेक्चर्स, अभी भी चल रहा है, और जो नहीं आ सके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना सारा टेक्नोलॉजी और रिसर्च डिस्कस किया। ठीक। और फिर इसमें हम स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए, इंडस्ट्री को भी इनकरेज करते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी करते हैं। तो ये पिछले 36 ईयर से चल रहे हैं, और हर 2 साल में कराते हैं। तो दिस इज़ द 18th फोरम जिस पे अभी आजकल ये चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 18th इंटरनेशनल सिम्पोजियम है, इसका क्या क्राइटेरिया था, किस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, और जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी एक पूरी रजिस्ट्रेशन कमेटी, और सिम्पोजियम होने से बहुत अरसा पहले इस पे काम शुरू हो जाता है, जिसमें हम इस सिम्पोजियम का जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक होता है उसको हम अनाउंस कर देते हैं। उससे रिलेटेड दुनिया में जो, क्योंकि इसकी एक वेबसाइट भी है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये अवेलेबल है, उस पर भी अनाउंस कर देते हैं। जिनसे हमारे इतने 36 सालों से कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ भी हम कर लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हमारा एक लेज़ॉन चल रहा होता है। तो इस सिम्पोजियम का टॉपिक अनाउंस कर देते हैं, फिर उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अपने पेपर्स और अपनी रिसर्च वो सारी हमें भेजते हैं। देन देयर इज़ अ बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें फॉरेनर्स भी होते हैं और हमारे लोकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। देन दे स्क्रूटनाइज के इसमें से टॉपिक से रेलेवेंट कौन से पेपर्स हैं। हर दफ़ा कोई एक खास एजेंडा होता है जी। इस दफ़ा जैसे हमारा इस साल के सिम्पोजियम का टॉपिक है एडवांसमेंट इन सरफेस इंजीनियरिंग। इन सरफेस इंजीनियरिंग लाइक आपका एक मटेरियल है जो कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से पूरा कर रहा है, हाँ, लेकिन वो बहुत जल्दी करोड हो जाता है। जैसे कि आपके सी साइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉइस्चर और सॉल्टी इन्वायरमेंट में जल्दी करोड हो जाती हैं, रस्टी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मटेरियल बाकी प्रॉपर्टीज़ तो पूरी कर रहा है, लेकिन उस मटेरियल ने यूज़ होना है एक ऐसी एप्लीकेशन में जिसमें उसके ऊपर हाई टेम्परेचर्स आने हैं, हाँ, वो टेम्परेचर्स वो मटेरियल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। देन हियर कम्स द सरफेस इंजीनियरिंग। आप उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड कोटिंग्स डेवलप करके करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर्स को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर हाई प्रेशर को बर्दाश्त करना है उसको भी कर सकती हैं। तो ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सेरेमिक कोटिंग आई है, it's like one of those things. Ceramic coating is a sort of surface engineering. इसी में फॉल करती है। ओके गॉट इट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब ये एडवांस मटेरियल की इंडस्ट्री ये हमारी मईशत के लिए कितनी ज़रूरी है? सर देखें, जितने भी आप एडवांस कंट्रीज़ देखें उनके पास सारे एडवांस मटेरियल्स होते हैं। उनका होना ज़रूरी है इसलिए कि आपने अगर कल को कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस जो है ना वो तो बेसिक साइंस है, लेकिन जब आप उसे किसी एप्लीकेशन में किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं देन इट बिकम्स अ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो आपको अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के एडवांसमेंट के लिए, एनी इंडस्ट्री जिसमें आपको एडवांसमेंट चाहिए, उसमें जब आप मटेरियल्स की एडवांसमेंट चाहते हैं तो वो आपको उसकी अवेलेबिलिटी बिकम्स वेरी क्रूशल। तो इसकी अवेलेबिलिटी डेफिनेटली आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के रास्ते को या एक्सेलरेट करेगी या हैम्पर करेगी।
ठीक है। अच्छा सर, जितनी भी कंपनीज इसमें हिस्सा ले रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स इसमें आ रहे हैं, उनके लिए आगे फर्दर क्या बेनिफिट? इसमें पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, इंडस्ट्री के लोग भी हैं और एकेडेमिया के लोग भी हैं, रिसर्च के लोग। और एक मकसद इस फोरम का ये भी है कि इन सारों को यहाँ पे जमा किया जाए, क्योंकि आजकल इंडिपेंडेंटली एक मटेरियल से काम नहीं चलता। नॉर्मली इट्स एन अलॉय और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। कहीं पे नैनो टेक्नोलॉजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन वोग हैं, बिल्कुल है। और सरफेस इंजीनियरिंग है, हीट ट्रीटमेंट्स हैं, मटेरियल अलॉइंग है, रेयर अर्थ मटेरियल्स के साथ अलॉइंग है। ये सारी चीज़ें, एक आदमी किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होता है, लेकिन जब 2-3 लोग उसमें डिफरेंट फील्ड्स के आ जाते हैं एंड दे एक्सचेंज देयर आइडियाज़, सो अ न्यू थिंग इज़ बॉर्न, ठीक है ना। और उसमें स्टूडेंट्स को लर्निंग का बहुत मौका मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे में रिसर्च चाहिए, और रिसर्च के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़े से फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इस साइड पे अभी इतना इन्वॉल्व नहीं है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही एक्चुअली एकेडेमिया को भी फंड कर रहा होता है और इंडस्ट्री को भी फंड कर रहा होता है कि आप ये मटेरियल डेवलपमेंट कीजिए, उसको यूज़ फिर वो लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के दरमियान वो लिंकेज डेवलप नहीं किया गया? एकेडेमिया, प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, इन सारों के दरमियान में एक लिंकेज डेवलप करना, तो मेरा तो ख्याल है कि आपका फॉरम सबसे ज़बरदस्त है इस काम के लिए। बिल्कुल इस काम के लिए, और ये बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं और इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है। इसमें रिसर्च पेपर्स मुख्तलिफ तरीके के प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ एक पोस्टर कंपटीशन भी हो रहा है और एक साथ साथ एक एग्जीबिशन भी हो रहा है। उनकी भी थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कि वो क्या है। रिसर्च पेपर्स तो रिसर्च पेपर्स हैं जिन लोगों ने इस सरफेस इंजीनियरिंग में काम किया, उन्होंने अपनी सारी रिसर्च और जो उसके साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप की या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके जो रिजल्ट्स आए वो सारों के साथ शेयर कर रहे हैं। पोस्टर पेपर में नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और उनके स्टूडेंट्स आते हैं जो मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इनके लोग होते हैं, और वो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। इस दफ़ा मैं ख़ुद देख कर आया हूँ, बहुत इट्स रियली इम्प्रेसिव, माशाल्लाह। स्पेशली बायोमेडिकल फील्ड के अंदर सरफेस इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ। और वो लोग सारे अपने पोस्टर्स प्रेजेंट करते हैं। देन देयर इज़ एन इंटरनेशनल पैनल ऑफ जजेस जो उन सारी रिसर्च को, स्टूडेंट्स की रिसर्च को देखते हैं, एंड देन दे अवार्ड प्राइजेस टू द आउटस्टैंडिंग पेपर्स। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि गेम चेंजर है, बिल्कुल है, जो नज़र आ रही है सामने सीधी सीधी, तो 36 साल में सर इसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं अभी तक? इसकी अचीवमेंट्स अगर आप ऑनेस्टली देखें तो ज़्यादातर जो इसको बेनिफिट जो इससे रीप किया है दैट इज़ द डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। ओके, नाइस। क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको पहले भी कहा कि उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, ये आपने जिक्र किया जी। अगर वो इसमें आ जाएंगे तो इसको इट विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वो तो फिर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक है। सो ये डिफेंस और एयरस्पेस में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। अच्छा सर, ये एडवांस मटेरियल का फोरम इन तमाम चीज़ों को जोड़ने और जिस तरीके से आप बता रही हैं सारी चीज़ें करने में बहुत कारआमद साबित हो रहा है। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं जब फैसलाबाद को, तो वहाँ पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, हम लोग सियालकोट में देखते हैं तो स्पोर्ट्स और वहाँ पर सर्जिकल इंडस्ट्री, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एडवांस मटेरियल में अगर हम एक स्पेसिफिक लाइन पे फोकस करें तो हमारे पास ऐसे कौन से अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम मज़ीद बेहतर बना के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। लाइक आपको पता है कि पहले हॉकी लकड़ी से बना करती थी, नाउ इट इज़ मेड आउट ऑफ कंपोजिट्स, तो अब वो कंपोजिट की बन रही है। ठीक है। इसी तरह जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके नैनो मटेरियल की प्रोडक्शन, उसकी एक्चुअलाइजेशन और इसको टेक्नोलॉजी में जब आप एम्बेड करते हैं तो इट एनहांसेस द प्रॉपर्टी ऑफ योर प्रोडक्ट मैनी फोल्ड्स। लाइक आप इसे पेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे रबर मेकिंग इंडस्ट्री, टायर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन एक्चुअली। लेकिन आप जब एडवांस मटेरियल्स को उसमें लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ एनहांसमेंट ऑफ दैट मटेरियल, उसके स्ट्रेंथ की एनहांसमेंट, उसकी
प्रॉपर्टीज़ की इन्हांसमेंट आ जाती है उसके अंदर। ठीक है। और इसके लिए बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स मौजूद हैं जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से खुद मेंशन किया कि हम लोग डिफेंस और एरोस्पेस में एक्टिव हैं इस वक्त, तो इसी तरीके से एक्टिव करने की आपको जो डायरेक्ट नज़र आती है, हमारी आईटी इंडस्ट्री नज़र आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नज़र आती है, ज़राअत का शोबा नज़र आता है, ये कौन सा ऐसा शोबा है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है? सारे शोबों में, लेकिन कहीं से तो काम शुरू करना होगा ना। तो नैरो डाउन मैं करना चाह रहा हूँ ज़रा कि ताकि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं उनको एक डायरेक्शन मिले कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फॉरम्स हैं जिनके साथ हम लोग अटैच होकर पाकिस्तान को मदद दे सकते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नई चीज़ शुरू करने से बेहतर है अभी जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम इसको काफ़ी तेज़ी से ला सकते हैं, पूरा ऑटोमोबाइल पे ही चल रहा है बिकॉज इट्स एन अप एंड रनिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर इसको इंजेक्ट करना प्रोबेबली ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यस, ठीक है ना। और उसमें एडवांस मटीरियल्स एंड नैनो मटीरियल्स कैन हेल्प, दे विल प्ले अ वाइटल रोल इन एनहांसिंग द कैपेसिटी एंड द लाइफ ऑफ योर बैटरीज, क्योंकि बैटरीज का एक पिवटल रोल है इसमें। मैग्नेट्स का एक पिवटल रोल है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया एंड वी हैव डेवलप्ड अ ह्यूज array of magnets including rare earth magnets, और ये magnets भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में दे परफॉर्म अ पिवटल रोल। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस तरह के सिम्पोजियम्स, एग्जीबिशंस, इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कितना बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं पाकिस्तान के पोटेंशियल को, और आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती रहे तो कितनी जल्दी पाकिस्तान बाकी दुनिया के मुकाबले में बराबर में आ सकता है? अगेन इट स्टार्टेड 36 years ago, और बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी इसकी, लेकिन ये ग्रो करते 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 नाउ इट्स अ रिनाउंड नेम। ये जो हमारा ये वाला फोरम है और इसमें सारी दुनिया से पार्टिसिपेशन भी आती है, और जितने ज़्यादा लोग आते हैं आप समझे उतना ज़्यादा नॉलेज और टेक्नोलॉजी आती है जो यहाँ पे सारे बैठ के, ये सुबह से शाम तक तो होता है, लेकिन आफ्टर द सिम्पोजियम ये लोग सारे इकट्ठे बैठते हैं और वो जो शेयरिंग ऑफ आइडिया इनफॉर्मल मोड में होता है, दैट इज एक्चुअली मोर प्रोडक्टिव। एग्जैक्टली। तो उसमें ये ग्रो करते करते जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको एक वेल थॉट आउट प्लान के थ्रू अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट मिले तो यस इट कैन ग्रो वेरी क्विकली। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वकार अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। प्लेजर सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। ख़वातीन और हज़रात, फोकस है पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का कि कैसे आगे बढ़ा जा सके। सो आप भी कुछ रिसर्च करें और आएँ ज़रा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और जिस तरीके से मेंशन की हैं इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने यहाँ पर, वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। सो ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ दिलचस्प खबरें भी शामिल की जाएं और आपको दुनिया के हाल से भी बताया जाए कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ें, क्या इनोवेशंस होती जा रही है। तो एक बरतानवी खातून जिनका ये दावा है कि वो रिसाइकल प्लास्टिक से वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकती हैं, तो उनका ये दावा जो है वो कितना, हाँ, रिसाइकल प्लास्टिक से उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ये वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का होता है। तो वो कहती हैं कि वो पहली शख्सियत है ये, ठीक है, और अभी तक किसी ने आइसक्रीम को चखा नहीं है, लेकिन ये तस्वर किया जाता है कि ये बिल्कुल रेगुलर वनीला आइसक्रीम जैसी ही होगी और बड़ी ही मेरे ख्याल से ये कोई हैरान कुन भी है। और मैं सोच रही हूँ कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो वनीला आइसक्रीम बनी होगी वो क्या फायदेमंद होगी या नुकसान? सोचें कहाँ से वो प्लास्टिक आया होगा, कभी कूड़ा क्रिकेट से आया होगा, कभी कौन से कचरा कुंडी से आया होगा,
और वो फिर जो है वेनिला आइसक्रीम में टर्न होगा। क्या खूबसूरत बात है। तो खाने की बातें हो रही हैं, तो खाने की बातों से रिलेटेड ज़रा रेसिपीज़ भी जानते हैं। और आपकी हम पहले भी मुलाकात करवा चुके हैं सुबह पाकिस्तान में एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन रहती सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब में पिछले कोई 3-4 जितने मुकाबले हमने सुने हैं उसमें माशाल्लाह से वो विनर आ रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, हिना शुएब की हम लोग बात करें। इंटरनेशनल लाइव कुकिंग मुकाबला हुआ है सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में, और उस फूडेक्स मुकाबले में इन्होंने ये मुकाबला जीता है। एक चांदी का और एक कांसी का तमगा ये जीत चुकी हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए तमगा जीतने की हैट्रिक अब इन्होंने मुकम्मल कर ली है। बेस्ट स्नैक कैटेगरी थी इस दफ़ा, और उसके ऊपर उन्होंने पहली पोजीशन हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अब अपने नाम कर लिया है। जबकि टी कलर्स में गोल्ड मेडल जीता है, और टी कलर्स में अब चाय का रंग ये भी एक जो है वो बड़ी मुकाबला है यार। वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आपको पता है हर जगह पे आपको जरूरत ही उसकी होती है। शाम को 4 बजे 5 बजे सुबह 11 बजे, ठीक है, वो जो 2 मील्स होते हैं उनके दरमियान स्नैक्स ही तो चलते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद है हिना शुएब, हमें ज्वाइन कर रही हैं थ्रू सऊदी अरब, नहीं थ्रू स्काइप फ्रॉम सऊदी अरब। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद, गोल्ड मेडल भी आपने अपने नाम कर लिया। थोड़ा सा बताइएगा इस तमाम वेंचर के बारे में, ये कौन सा मुकाबला था? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतनी पज़राई देने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये लास्ट ईयर भी मैंने फूडेक्स इंटरनेशनल जो है वो सऊदी जीता था पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह 2 मेडल्स लिए थे। और इस साल भी जो है वो फूडेक्स हुआ, और वहाँ पे भी माशाल्लाह रियाद में मैंने एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल लिया, और एक और जो है वो कांसी का तमगा लिया। और इसके अलावा इससे पहले जो है वो इसी साल में हौरेका हुआ था, तो माशाल्लाह वहाँ पे भी मैंने जो है वो 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कुछ इस तरह रहा कि माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हैट्रिक कर डाली। और एक यानी टी कलर के नाम से, यानी शाही अलवान के नाम से जो है रियाद में ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे भी मैंने अपने पाकिस्तानी स्नैक्स जो है ना वो मुतारिफ करवाए इस प्लेटफॉर्म पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जजेस ने बड़ा एंजॉय किया, और उन्हें हमारे समोसे, नमक पारे और नान खताई, और इसके अलावा मैंने अपने शाही टुकड़े जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, तो वो उन लोगों को बहुत पसंद आए माशाल्लाह। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा हिना, जिस तरह से आप बता रही हैं कि बड़े सारे आपने जो है वो लजीज खाने बनाए, तो बताइएगा कि ये जो बेस्ट स्नैक कैटेगरी थी इसमें आपने क्या क्या बनाया, और पाकिस्तानी खानों के बारे में क्या रिमार्क्स मिले आपको? जी, ये जो फूडेक्स हुआ था तो उसमें मैंने जो है वो एक चिकन कैटेगरी थी, तो उसमें मैंने तंदूरी चिकन बनाई थी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आई। और उसके साथ मैंने तंदूरी चिकन के साथ जो है वो सर्व किया था रोकनी नान। तो उनको जजेस को मतलब उन्हें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो रोगनी नान मैंने वहाँ पे बनाए हैं या मैं बाहर से उसे जो है परचेज कर लाई हूँ। लेकिन इस बात को यकीन हुआ क्योंकि उसकी पूरी बाकायदा वहाँ पे वीडियोस बनाई गई थी जब मैं ऑन द स्पॉट लाइव वो नान बना रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी कुजीन इज द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट। मुझे तो याद है आपने, मेरा ख्याल है गालिबन लास्ट टाइम रोल कबाब बनाए थे, कुछ इसी तरह बना था। जी, गोला कबाब बनाए थे, और एक उसमें कंपटीशन में मैंने जो है गलावटी कबाब बनाए थे, जो आपको भी पसंद आए थे। और हमारी प्रोड्यूसर पीछे से हमें बता रही थी कि इन्होंने गलावटी कबाब जो है वो बनाए थे, फिर उसकी रेसिपी भी पूछी थी। बिल्कुल पूछी। तो आज हम पूछेंगे ना। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि तंदूरी चिकन की बेस्ट रेसिपी क्या है, और उसके साथ साथ रोगनी नान हम भी हैरान है कैसे आपने बना लिया, और क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट था जो उसमें इस्तेमाल हुआ? तंदूरी जो मैंने चिकन बनाई तो उसमें जो है वो नॉर्मली मैंने अपने सारे घर के मसाले ही इस्तेमाल किए थे, जैसे कि नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर डालते हैं ताकि वो ड्राईनेस उसमें ना रहे। और ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो वहीं पे जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन्स पे जो है वो बनाई थी। तो माशाल्लाह वो अच्छी रही। और फिर उसके बाद आपको सब कुछ वहाँ पे ऑन द स्पॉट करना होता है। तो डो मैंने जो है वो वहीं पे करके, और उसमें जो है वो आटे में आप लेके तो नमक और थोड़ा सा उसको बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के
तो वहीं पे मैंने जो है वो नान ओवन पे बनाए। तो बड़ा अच्छा तरीका है। ये सारी चीजें जो है जब कोविड था तो उस दौरान हम लोगों ने ये सारी चीजें बड़ी इन्वेंट की कि घर में हम रहते हुए क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो उस वक्त मैंने ये रोगनी नान, जी रोगनी नान इस तरह बना कि आटा का डो जो मैंने बना लिया था, तो फिर उसको जो है आप जब डो को एक शक्ल देते हैं एक रोटी की, और उसको क्या करते हैं कि उसे उल्टा फ्लैप करके तो उसके पीछे थोड़ा सा पानी लगाते हैं। और पैन आपको यूज करना होता है नॉन स्टिक पे, ये कभी भी नहीं बनेगा। नॉर्मल आयरन का अगर जैसे पैन होता है वो, या स्टील का पैन वो लीजिए, और फिर उस पे जो है वो उसकी जो बैक साइड जो आपको पैन पे रखनी है उसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और फिर वो उसके ऊपर लगाती। वो इट्स अप टू यू कि आप उसकी टॉपिंग किस तरह करते हैं। थोड़ी कलौंजी उस पे लगा लेते हैं, या तो फिर थोड़े तिल लगा लेते हैं, तो वो अपने आप ज़ौक़ के हिसाब से उसे करते हैं। और बस फिर थोड़ा सा जब वो पैन उससे पकड़ लेता है आटे को, तो फिर उसे टिलेट करते हैं और हल्की आंच पे जो है वो उसे थोड़ी सी गरमाई देते हैं। तो अपनी गरमाई में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खमीर भी होता है, तो वो जल्दी से जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है और वो बड़ा एक खूबसूरत उसकी शक्ल निकल आती है। उसके बाद आप रोगनी नान है क्योंकि, तो फिर उस पे आप बटर थोड़ा सा लगाएं, और इट्स अप टू यू कि आप उसमें थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा धनिया जो है वो काट के या पासले काट के और उस पे टॉपिंग उसकी कर दें, तो बड़े लजीज बन जाते हैं। वंडरफुल हिना, जिस तरीके से आप बता रही हैं तो अभी से हमें भूख लगना शुरू होगी, और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं स्पेशली ख़वातीन, वो ये कोशिश करेंगी कि आप इस रेसिपी से ज़रूर जो है इसको ट्राई कर लें। अच्छा ये बताइएगा, टी कलर्स के मुकाबले में भी आपने गोल्ड मेडल जीता, ये किस तरीके से गोल्ड मेडल जीता गया? हाँ, और चाय तो ऑफ कोर्स हम सब की पसंदीदा होती है, तो चाय का बेहतरीन रंग किस तरीके से निकाला जाए? जी टी कलर के नाम से था, और क्योंकि मैं सऊदी में रहती हूँ और यहाँ पे जो है वो चाय, वो हमारी दूध वाली चाय ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। अरब्स जो हैं वो जो है वो सादा कहवा जिसे कहते हैं वो पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप के कहवे, और वहाँ पे काफ़ी कंपनीज आई हुई थी जो अपने अपने कहवे और टी वहाँ पे उस इवेंट में बता रही थी, मुतारिफ करा रही थी। तो ज़ाफ़रानी टी भी उधर बहुत मज़े की थी, और बड़ा एक यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। और तो मैंने उस कल्चर को लेते हुए अपने ही कल्चर को जो है वहाँ पे मुतारिफ कराया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। मतलब हमारे जो समोसे थे वहाँ पे अक्सर अरब्स औरतें आके पूछ रही थी कि पाकिस्तानी समोसा। तो वहाँ पे कुछ यानी हमें 2 आइडेंटिकल प्लेट्स जैसे हमें पूरेक्स में बनानी होती है, सेम यहाँ पे भी हमें 2 आइडेंटिकल प्लेट्स बनानी थी, एक जजेस के लिए और एक डिस्प्ले के लिए। तो वो जो डिस्प्ले पे सब रखा हुआ था, वो नमक पारे, वो समोसे, शाही टुकड़े और नान खताई, तो वो लोगों को एक अलग खाना वहाँ पे यानी अलग स्नैक्स नजर आ रहे थे। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, और उन्होंने मेरे इस काविश को देखते हुए मुझे एक एक्स्ट्रा जो है वो गिफ्ट भी दिया, एक सर्टिफिकेट अलग दिया। एक तो गोल्ड मेडल मेरे खाना उन्हें पसंद आया, टेस्ट पसंद आया, और दूसरा ये कि मैं जैसे अपने खाने को, अपने पाकिस्तानी कुजीन को जिस तरह प्रमोट करा उधर वहाँ अरब्स में, तो वो उन चीज़ को उन मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा जो है वो इस पे गिफ्ट दिया। वाह, तो अब क्या इरादा है आपका आगे? इसी तरह से कॉम्पिटिशन्स करते जाएंगे, आप जीतते जाएंगी, या प्रॉपरली आप कोई सेट करने का इरादा है कि एक रेस्टोरेंट हो हिना शुएब का सौदी अरब में, फिर उसकी ब्रांचेस खोलते जाएं गल्फ स्टेट्स में और फिर बढ़ते जाएं यूरोपियन स्टेट्स की तरफ? तो इरादा क्या है? जी कुछ अल्लाह ताला आप की ज़बान मुबारक करे। इंशाल्लाह इरादे तो बहुत हैं, और आगे जो है वो इंशाल्लाह चलते रहना है और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करना है। मेरी इस काविश को यानी पिछले यानी मेरी समझें कि ये हैट्रिक है। तो फूडेक्स में जो है वो 2 दफ़ा और हॉरेका में 1 दफ़ा। तो ये मुझे मेरी इन काविशों को, मेरी इन जीत को मद्देनजर रखते हुए मेरी एक आप ये कह लें कि एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, और मेरे लिए एक अच्छा एडवांटेज था कि माशाल्लाह मुझे जो है वो यहाँ की जो सऊदी शेफ एसोसिएशन है उसने मुझे जो है वो एक इनविटेशन दिया कि यू शुड ज्वाइन आवर एसोसिएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एज अ पाकिस्तानी मुझे जो है वो एक सऊदी एसोसिएशन से जो है मैं उसकी मेंबर माशाल्लाह बन गई। है ना, इस वक्त ना बहुत सारी ख़वातीन जो कि कुकिंग बड़े शौक से करती हैं, उनका सिर्फ ये दिल चाह रहा होगा कि है ना कब पाकिस्तान वापस आएंगी और कुकिंग क्लासेस देंगी तो हम भी उनसे सीखेंगे। तो बताएं कि कोई इरादा है कि आप पाकिस्तान आएंगी और कोई कुकिंग क्लासेस देंगी?
जी इंशाल्लाह इरादे बहुत से हैं पाकिस्तान आके भी, और बल्कि यहाँ पे जो मुकीम पाकिस्तानी हैं काफ़ी अरसे से वो ख़वातीन मुझसे कह रही हैं, तो इंशाल्लाह देखें, होप सो। इरादे बहुत हैं। यहाँ पे मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो इंशाल्लाह मेरा ये सफर, ये जो ये पैशन चलता रहेगा, और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इसमें इनोवेशंस भी आप लोग को देखने को मिलेगी। अच्छा हिना, आप अब खुद इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका ऑब्वियसली प्लान होंगे कि सऊदी अरब से हट के भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाया जाए, और आपको शायद ऑफर्स भी आ रही हों उसके लिए। एक उस प्लान के बारे में बताइएगा, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हाईलाइट होती है वो ये होती है कि ये एक प्रॉपर फील्ड है। इस फील्ड से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे यहाँ पर मौजूद बच्चे या बच्चियाँ जो मुख्तलिफ फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और उनको ये मालूम है कि इंटरनेशनल होटल्स के अंदर वेटर को भी अच्छी खासी जो है वो पे मिल रही है, तो वाई नॉट हम लोग शेफ़ की तरफ जाएँ। और पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स हैं जो कलनरी पे काम कर रहे हैं और उनको चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो ये कितनी फील्ड एक मस्बत साबित हो सकती है जब हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहां पर मजीद एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स की, तो इसके बारे में बताइएगा। जी जी, आपने बहुत अच्छा ये नुक्ता उठाया है, और मैं ज़रूर कहूँगी अपने हर पाकिस्तानी भाई और बहन को कि इस फील्ड की तरफ ज़रूर आएँ। बड़ी प्रेस्टिजियस जो है ये फील्ड है, और नो डाउट कि आगे फ्यूचर में इसके बहुत स्कोप है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह कुलिनरी आर्ट्स के अगर आप देखें तो इतने अच्छे इदारे हैं। बल्कि लास्ट ईयर मैं अभी पाकिस्तान गई थी, तो माशाल्लाह मैंने भी वहाँ से जो है वो कोर्सेज करें। तो मैंने कोथम से जो है वो एसोसिएट होके कोथम से मैंने जो है वो न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी के कोर्सेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको यही कहूँगी कि इस फील्ड की तरफ ज़रूर आएँ, और चाहे वो लड़कियां, अब तो लड़के भी इस फील्ड की तरफ काफ़ी गामजन हैं। तो माशाल्लाह कि बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें काफ़ी स्कोप है। तो आप ये देखें कि आप कहीं भी चले जाएं तो खाना एक ऐसी चीज़ है, या डाइन इन ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर या होटलिंग के बगैर तो कुछ गुजारा ही नहीं है। तो इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। मैं सबसे कहूँगी ख़वातीन और हज़रात से कि ज़रूर इस फील्ड की तरफ आइए, और माशाल्लाह इसमें जो स्कोप है, इसमें जो पढ़ाई है, तो वो जो है उसको ज़रूर पाकिस्तान में बहुत अच्छी, इसके लिए कोथम को मैं रेफ़र करूँगी पर्सनली, क्योंकि मैंने भी वहाँ से जो है कोर्सेज करें। तो आइए और ज्वाइन करें उसे ज़रूर। ठीक है। अच्छा, नहीं, नो डाउट जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, और पाकिस्तान में तो दो नाम हमें सामने सामने देखने को मिलते हैं, बचपन हमारा उनसे जुड़ा रहा है। एक तो जुबैदा आपा, ठीक है, लेकिन दूसरे शेफ़ सादत। और शेफ़ सादत अभी भी जो खाने बना रहे हैं, जिस किस्म की उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं हम लोग उनको। तो कुछ और आप कहना चाहें हमारी नाज़रीन से जो पाकिस्तान में आपको विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स के हवाले से है ना, आप अगर कोई स्पेसिफिक रेसिपी या फिर हाँ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहें। जी जी, ज़रूर करूँगी। आपने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी कि आपने शेफ़ सादत की बात की है, तो माशाल्लाह मुझे भी एक समझे कि एक सादत मिली कि मैं लास्ट अभी जो पाकिस्तान आई हुई थी, तो शेफ़ सादत के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और माशाल्लाह उनके साथ मैंने कोई 4 से 5 जो हैं वो एपिसोड जो हैं अभी रिकॉर्ड कराए, और माशाल्लाह एक तो मेरा आ चुका है। तो वो अम्मा के नाम से ना, यानी यूपी के जो है वो खाने हमने वहाँ पे मुतारिफ करवाए। तो माशाल्लाह ये भी एक मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। माशाल्लाह शेफ सादत के साथ जो है वो मैंने 5 एपिसोड अभी करवाई हैं। अच्छा, अभी वही सर्दियों के हवाले से कुछ कुजीन का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। जी जी, वो बता दें प्लीज के सूप कुछ या कुछ और रेसिपीज। जी, सर्दियों में तो देखें अब बड़े मजे की सूप्स तो एंजॉय हम करेंगे ही, और मेरा रुझान थोड़ा सा इस तरफ भी रहेगा कि जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं तो उन्हें जरूर एंजॉय करें, क्योंकि जो मौसम के फल या मौसम की वेजिटेबल्स होती हैं तो वो खाना भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब जो है वो सब्जियां आएंगी तो उसको जो है वो सब्जियों और सब्जियों का अगर आप सूप बनाएं नो डाउट, और उसमें फिर चिकन भी डाल दें, तो फिर रह क्या जाता है कि चिकन कॉर्न सूप ले लें या चिकन वेजिटेबल सूप ले लें, तो वो एक तो ताकत के भी होते हैं और इस सीजन में जो है हम उन्हें एंजॉय भी करते हैं।
तो डेफिनेटली कि सर्दियां आ रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अच्छी तरह से सर्दियां आए, क्योंकि अभी तक तो हमें यहाँ पे सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी तरफ से भी अब मौसम बहुत बड़ा अच्छा होने लग गया। बहुत शुक्रिया हिना शोएब आपके वक्त के लिए। और ये कितना अच्छा है ना, कितना अच्छे तरीके से ये सेगमेंट इसी तरीके से चल रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह पाकिस्तान से हमारी ये कोशिश होती है, आपको हम ये बता रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम हर वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पर लोगों को बुलाएं और आप लोगों के सामने बिठाएं और आप लोगों को बताएं कि कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आप करना चाहिए और आपको। हमारी कोशिश होती है कि आप कुछ ना कुछ सीखें सुबह पाकिस्तान से। कलरफुल सा जो बुकें हम डेली लेके आते हैं, उसमें मुख्तलिफ रंग के फूल होते हैं और मुख्तलिफ रंग की चीज़ें जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, चाहे कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो, वो डेली आप सुबह पाकिस्तान से सीख के ज़रूर जाएं। एग्जैक्टली। सो बेसिक फोकस हमारा हमेशा से वही रहेगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी, हेल्थ एंड एजुकेशन, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। लेकिन मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।